अब हम एमडीकैट के यूएचएस के टॉपिक 6 यानी वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो वेव्स को डिस्कस करने से पहले या इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय वेव, वेव किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं जी। वेव बेसिकली डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम है। डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम इज नोन एज वेव। उसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, अब जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, ये बात एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि जो वेव्स हैं ये एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम, पी से डिनोट किया जा रहा है मोमेंटम को, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। मतलब मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो बेसिकली वो डिस्टर्बेंस वेव है जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को मीडियम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। बेटा देखा जाए वैसे तो वेव्स की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन को सबसे पहले समझने का एक आसान तरीका बताऊंगा और उसी में हम सारी जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, या कभी कभार आप सुन लेते हैं शॉक वेव्स क्या होते हैं, कभी कभार आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, और फिर इसी तरह से हम डी ब्रोगली या मैटर वेव्स की भी बात करते हैं। तो मैं एक ऐसी क्लासिफिकेशन बनाने जा रहा हूं जिससे आपको बड़े जबरदस्त तरीके से ये नजर आ जाएगा या समझ आ जाएगा कि वेव्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो वेव्स की क्लासिफिकेशन को जी डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। बेटा अगर देखा जाए तो वेव्स को हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तीन मेजर हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर वन, एक है जी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के बारे में आप जानते हैं कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें हम ईएम वेव्स भी कहते हैं। ईएम वेव्स, ईएम वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें प्रोपोगेशन के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और नंबर थ्री, मैटर और डी ब्रोगली वेव्स। आप मैटर वेव्स भी कह सकते हैं या आप इसे डी ब्रोगली वेव्स भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली तीन मेजर क्लासिफिकेशंस हैं वेव की। तो सबसे पहले देखते हैं जी मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। बेटा मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें प्रोपोगेशन के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की जरूरत लाजमी तौर पर होगी, मीडियम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स की आप बात कर लें। और मैटर और डी ब्रोगली वेव्स क्या होती हैं, इसके लिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड with the motion of charged particles। चार्ज्ड पार्टिकल की मोशन से एसोसिएटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कोई एग्जाम्पल आप लोग सोचिए, फिर मैं बताता हूं कि मैटर और डी ब्रोगली वेव्स जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, तो इनकी बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा कैथोड रेस। कैथोड रेस बेसिकली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर कैथोड रेस पैदा हो गई, तो वो एक चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि ट्यूब के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो हम उनको मैटर या डी ब्रोगली वेव्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो एग्जांपल में आप याद रखिएगा कैथोड रेस,
नेक्स्ट, अब एक और बात को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा कि ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इन्हें कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। तो मैकेनिकल वेव्स को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है जी शॉक वेव्स, ठीक है जी, और सेकेंडली बेटा इसे कैटेगराइज किया जाता है प्रोग्रेसिव वेव्स में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव्स बेसिकली क्या होती हैं। तो शॉक वेव्स क्या होती हैं जी? शॉक वेव्स असल में मैकेनिकल वेव्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शॉक वेव्स को भी और प्रोग्रेसिव वेव्स को भी प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। अच्छा, शॉक वेव का वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक में यूज हुआ है बेटा। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 में जहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस किया हुआ है, तो नेक्स्ट पेज पे राइट अपर कॉर्नर पे उसने शॉक वेव्स का जिक्र किया। और वो ये है कि जब कभी एक जेट प्लेन एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से मूव करता है तो एक शॉक वेव पैदा होती है। तो शॉक वेव मैकेनिकल वेव है, इसे मीडियम चाहिए होगा। ये कब कब पैदा होती है जी? ड्यूरिंग सोनिक बूम। सोनिक बूम मैंने अभी आपको बताया कि जेट प्लेन अगर एयर के अंदर साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से मूव करे तो एक बूम पैदा होता है, वो बेसिकली शॉक वेव होती है। ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, और ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी कि शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड ड्यूरिंग सोनिक बूम। अब प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे आप एक स्टोन को लें, आप उसे पानी के अंदर फेंक दें, तो जिस जगह पे स्टोन जाके गिरा वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस था। अब वेव उस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव कर रही है और एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो ऐसी वेव जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव करते हुए एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करे, उसे प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं बेटा। अब इन प्रोग्रेसिव वेव्स को अब मजीद दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। अब ये वो हैं जो कि आप सबसे ज्यादा फेमिलियर होंगे इनसे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रांसफर वेव्स का, आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो अब मैं यहां पे मेंशन करूंगा जी ट्रांसफर वेव्स, और नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हम एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं। देखें, ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होते हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है। आप यूं समझिए कि मीडियम के पार्टिकल्स इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं या वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी वो ये होगी इस डायरेक्शन में। तो मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल होती हैं। और इसमें जो आप एग्जांपल कोट करना चाहें तो आप साउंड वेव्स की कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है जी साउंड वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। हम एक स्लिंकी स्प्रिंग होता है, ये लूजली बाउंड स्प्रिंग होता है, ठीक है। दोनों में हम ट्रांसफर वेव्स भी पैदा कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पैदा कर सकते हैं। अब एक बात यहां पे मैं बड़ी जबरदस्त डिस्कस करना चाहता हूं जो कि कंसेप्चुअल पॉइंट है बेटा। जब आप पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो आपको एक वेव नजर आती है जो कि बेसिकली इस तरह की होती है, यूं। और लेट्स सपोज दैट ये वाटर है, तो ये जो पोर्शन आपको वाटर की सरफेस के ऊपर नजर आ रहा होता है ना, इन्हें आप रिपल्स कहते हो। ये बात याद रखनी है, इन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर रिपल्स, इन्हें आप रिपल्स बोलते हो। इसी वजह से आप लोगों ने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा रिपल टैंक। वो इस वजह से कहते थे कि वाटर टैंक के अंदर रिपल्स पैदा होते थे, यानी कि हाफ पोर्शन ऑफ द वेव इज विजिबल अपॉन द सरफेस ऑफ अर्थ, अपॉन द सरफेस ऑफ वाटर। अब एक और जरा मैं आपको यहां पे चीज बता दूं।
वाटर वेव्स के हवाले से बहुत से बच्चों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है या मिसकंसेप्शन पाई जाती है। बेटा वाटर वेव्स जो होती है ना, ये सरफेस के ऊपर ट्रांसफर्स होती हैं, ठीक है, और जैसे जैसे ये वाटर वेव्स डेप्थ में जाती है ना वाटर में, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाती हैं, ठीक है। आप बेटा गूगल से इनकी एक बड़ी जबरदस्त डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, एक डेमो देख सकते हैं, जिसमें वो दिखा रहा होगा कि जो बेसिकली वाटर वेव्स हैं, जब वो सरफेस पे होती है ना, तो मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन ऐसी होगी, ठीक है। जैसे जैसे वाटर वेव्स डेप्थ में जाएंगे, मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन ऐसे हो जाएंगी। तो सादा लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि वाटर वेव्स आर नीदर कंप्लीटली ट्रांसफर्स, जो कि सरफेस के ऊपर आप देखते हो, नॉर कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल, जो कि आप डेप्थ में देखते हो। तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। अब एक मैं और बड़ी जबरदस्त चीज डिस्कस करता हूं कि जो वेव होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है v is equal to f lambda, v is called the speed, f is known as frequency और lambda क्या है, वेवलेंथ है। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा। लेट से मैं एक वेव को ड्रॉ कर रहा हूं कि लेट से ये एक वेव है, ठीक है जी। अब ये वाला जो पॉइंट है वेव का, आप इसे बोलते हो क्रस्ट, दिस इज नोन एज क्रस्ट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है आप इसे बोलते हो ट्रफ, ठीक है जी। और ये वाला जो पॉइंट है अगेन आप इसे क्या नाम देते हो, क्रस्ट का नाम देते हो। अब यहां पर एक चीज बता दूं कि v स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा बेसिकली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं वेवलेंथ को यहां पे डिफाइन करना चाहूंगा। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है आप उसे लैम्डा कहते हो। ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था और ये बड़ी अहम बात है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट की बात कर ली जाए या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ की बात कर ली जाए तो हम लैम्डा को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन एंटीडस के अंदर बेटा क्या होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है और एक वेव आपको ड्रॉ करके दी होती है तो फिर वहां पे बच्चों से बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी आप लोग लैम्डा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हो सकता है वो आपको कोई ग्राफ दे के कह दे जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से आप फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन कर दें, लैम्डा डिटर्मिन कर दें या स्पीड डिटर्मिन कर दें। तो लैम्डा के लिए एक और बड़ी जबरदस्त बात याद रखिएगा, वो ये है, देखें जरा जी, ये मैंने एक वेव ड्रॉ की। एक जो वेव होती है ना वो एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलकर बनती है, ये बात याद रखिएगा। वेव लेंथ, बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। वेव लेंथ यानी वेव की लेंथ कितनी है। तो पहले ये देखिए एक वेव क्या होती है, एक वेव क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती है। तो एक वेव की लेंथ क्या हुई, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ दोनों ने मिलाकर जब एक पूरी वेव बनाई तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूरी वेव की जो टोटल लेंथ है ये वेवलेंथ है, जिसे हम लैम्डा कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये एक पूरी वेव है, इस पूरी वेव की लेंथ को क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्या है, अभी बताया मैंने आपको क्रस्ट, ये पॉइंट क्या है, ट्रफ, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात समझाता हूं मैं आपको। ये लैम्डा की बात कर ली, तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूंगा तो ये कितना होगा, दैट विल बी लैम्डा बाय 2, और इसी तरह से जो नेक्स्ट डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा।